हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं माया मंगला लेकर आई हूँ एक वीडियो 1857 के विद्रोह के कारण। बच्चों, आपने पिछली वीडियो में देखा था 1857 का विद्रोह, उसका स्वरूप और उसके केंद्र। 1857 के विद्रोह में आपने देखा था एक कारण जिसमें सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस दिए गए थे। बैरकपुर छावनी जो बंगाल में है, वहां पर जब सैनिकों को ये कारतूस दिए गए थे तो उन्हें इन कारतूसों को बंदूक में लोड करने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम सभी सैनिकों को इससे अपनी धार्मिक भावनाओं को ठेस लगने का डर था और उन्होंने इन कारतूसों का इस्तेमाल करना और बंदूकों को हाथ लगाना से मना कर दिया। तो ये हमारा एक पहला कारण था, चर्बी वाले कारतूस, या इसको हम नाम देंगे तात्कालिक कारण। तो पहला कारण बच्चों देखिए, ये हुआ हमारा तात्कालिक कारण। चर्बी वाले कारतूस। ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट के रूप में भी आपके सामने लेकर आई हूँ। ये एक तरह से चर्बी वाला कारतूस है। इसको इस समय मैंने आटे से सील किया है। वहां पर जो दिए जाते थे सैनिकों को, उसमें चर्बी लगी होती थी गाय और सुअर की। अब इसको खोलने के लिए वहां पर सैनिकों के पास कोई औजार नहीं होता था, ना ही कोई चाकू ना कुछ, इसीलिए उनको इसको मुंह से खोलना पड़ता था और मुंह से खोलने में ये चर्बी जो है उनके मुंह पर लग जाती थी। तो इसी से उनको अपने धर्म भ्रष्ट होने का भय था और उन्होंने इसको छेड़ने से, खोलने से मना कर दिया। तो ये आपका पहला कारण हुआ, चर्बी वाले कारतूस। अब आता है, चर्बी वाले कारतूस तो सिर्फ बैरकपुर छावनी में दिए गए थे, फिर पूरे देश में ये विद्रोह कैसे फैला? इसके पीछे कारण था, सारी छावनियों में सैनिकों में कुछ ना कुछ विद्रोह तो रहा होगा। उनके मन में कोई अंग्रेजों के प्रति रोष था और इसी को हमने नाम दिया है सैनिक कारण। सैनिक कारणों में उनको कई तरह की असुविधाएं थी, असंतोष था, जिसके कारण वो विद्रोह कर रहे थे। इस सैनिक कारण को हम कई भागों में बांट लेंगे। जैसे देखिए, सैनिक कारण है। सैनिक कारणों में भी कई कारण मिक्स थे। जैसे सबसे पहला था वेतन, बोनस और भत्ते। हमारी सेनाओं में अंग्रेज सिपाही भी होते थे और भारतीय सिपाही भी होते थे। अंग्रेज सिपाहियों को अधिक वेतन दिया जाता था, जबकि भारतीयों को कम। जब वे किसी युद्ध में जाते थे तो वे बोनस और भत्ता केवल अंग्रेज सिपाहियों को दिया जाता था, भारतीय सिपाहियों को नहीं दिया जाता था। ये एक रोष का कारण था। दूसरा कारण इसी में था पदोन्नति और छुट्टियां। यही भेदभाव यहाँ भी किया जाता था। अंग्रेज सिपाहियों को ऊंचे पदों पर रखा जाता था, जबकि भारतीय सिपाही केवल सिपाही पद पर ही नियुक्त होते थे। उनकी पदोन्नति होती थी, जबकि भारतीय सिपाहियों की कोई पदोन्नति नहीं होती थी। तीसरा था, जब छुट्टियां दी जाती थी तो अंग्रेज सिपाहियों को दी जाती थी और भारतीय सिपाहियों को कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। इससे उनमें रोष। कारण था बच्चों वर्दी। जो सिपाहियों के लिए वर्दी निश्चित की गई थी, उसमें सिपाहियों को कुछ पाबंदियां लगाई गई थी, जैसे तिलक, दाढ़ी, मूछ, चोटी, टोपी, इनके सबके पहनने पर और करने पर रोक लगा दी थी। इससे हमारे सिपाहियों को बहुत परेशानी होती थी और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचता था। इसलिए उन्होंने इस वर्दी को मानने से इनकार कर दिया। चौथे नंबर पर आता है बच्चों अपमान और तिरस्कार। भारतीय सिपाहियों का अपमान और तिरस्कार किया जाता था। अंग्रेज सिपाही समय समय पर भारतीय सिपाहियों का तिरस्कार करते थे, अपमान करते थे, उनसे घरों के कार्य भी कराए जाते थे। कई जगह पर उनको अपमानित शब्दों का प्रयोग करके उनको नीचा दिखाने का भी प्रयास करते थे। ये भी एक विद्रोह का कारण बना। पांचवा कारण है बच्चों समुद्री यात्राएं। पांचवा कारण था बच्चों समुद्री यात्राएं। जब भारत से बाहर कोई युद्ध होता था
तो भारतीय सेनाओं को वहां पर युद्ध के लिए भेजा जाता था। जबकि हमारी परंपरा में यह है कि कोई भी समुद्री यात्रा कर लेता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। जब सैनिक युद्ध करके आते थे तो उनको शुद्धिकरण कराया जाता था और ये उनके लिए बहुत ही अपमानजनक होता था। इसके साथ ही लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं जो होती थी वो परीक्षाएं भी इंग्लैंड में होती थी। कम आयु में परीक्षा देने को कहा जाता था और इंग्लैंड में होने के कारण, भिन्न वातावरण के कारण और पैसा ज्यादा लगने के कारण हमारे देश का कोई भी सिपाही इस परीक्षा में बैठ नहीं पाता था। तो ये एक कारण था समुद्री यात्राएं। लास्ट एंड सिक्स्थ कारण आता है सामूहिक रसोई। अंग्रेज सिपाहियों का और भारतीय सिपाहियों का खाना एक ही रसोई में बनता था। एक ही रसोई का मतलब था मांसाहारी और शाकाहारी भोजन एक ही जगह पर पकना, और ये हमारे लिए बहुत ही गलत था। हमारे सैनिक इस तरह की रसोई का बना हुआ खाना खाने को तैयार नहीं होते थे। कई बार उन्होंने शिकायत भी की, लेकिन उनकी इस बात को माना नहीं गया। बच्चों, राजनीतिक कारण के जनक हम दो मुख्य लोगों को मान सकते हैं, एक गवर्नर लॉर्ड वेल्लेस्ली और दूसरे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड वेल्लेस्ली की विस्तारवादी नीति, जिसे सहायक संधि व्यवस्था कहते हैं, यह 1798 में लागू की गई। किसानों की उपजाऊ जमीनें, नील और कपास की खेती, चाय बागान, इन सब ने इस नीति को अधिक ललचाया। अवध में यह संधि 1801 में लागू की गई और 1856 तक अवध पर ब्रिटिश शासन का कब्जा हो गया। अवध से पहले दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल ऐसे बड़े बड़े हिस्से इन संधियों की भेंट चढ़ गए और अंग्रेजों के कब्जे में आ चुके थे। ये जब सहायक संधियां लागू की गई, जिन राजाओं के साथ ये की गई थी वहां कुछ शर्तें भी रखी गई थी, जैसे अंग्रेज अपने सहायक की रक्षा करेंगे, सहायक के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, इस टुकड़ी का सभी खर्चा सहायक राजा देगा, सहायक पक्ष किसी शासक के साथ अंग्रेजों की अनुमति के बिना संधि अथवा युद्ध में भाग नहीं लेगा। लॉर्ड डलहौजी ने इसी नीति के अंतर्गत अवध का अधिग्रहण करके वहां के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया और कारण बताया गया शासन में अनुशासनहीनता, जबकि वे अवध में एक लोकप्रिय शासक थे। नवाब के जाने से लोगों में असंतोष और गुस्सा भड़का, दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई। संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों आदि अनेकों लोगों की रोजी रोटी जाती रही। राजाओं और शासकों में आक्रोश का एक और कारण था लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, जिसे हड़प नीति का भी नाम दिया गया। इसके अंतर्गत गोद लिए गए दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी अघोषित कर दिया गया, अर्थात जिन राजाओं की अपनी संतानें नहीं थी उनके राज्य को ब्रिटिश अधिकार में ले लिया जाएगा। झांसी, कानपुर, सतारा जैसे कई राज्य इस नीति की भेंट चढ़ गए। अब आता है सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण। उस समय के समाज में धार्मिक और सामाजिक परंपराएं जो समाज का आधार थी, अंग्रेजों ने उन पर भी चोट की। हमारी कुप्रथाएं, छुआछूत, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि पर रोक लगाने से कुछ तो अच्छा हो रहा था, किंतु कट्टर धर्म गुरुओं, समाज सेवकों को इससे अपनी प्रतिष्ठा और दबदबा जाता नजर आ रहा था। इसलिए उन्होंने विरोध करना शुरू किया। भारतीय भाषाओं पर भी प्रहार हो रहा था। उर्दू, हिंदी, संस्कृत समाप्त होने लगी और अंग्रेजी भाषा का प्रचार और प्रसार लोगों को आकर्षित भी कर रहा था, जो हमारे समाज को विभाजित करने में कामयाब हो गया। इसके साथ ही ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार और हिंदुओं को ईसाई बनाने के दबाव, लालच और सुविधाएं देना, यह भी काफी जोर पकड़ रहा था। मंदिर और मस्जिद के स्थान पर अब शिक्षा के लिए नए स्कूल खोल दिए गए। लोअर कास्ट को मंदिरों में प्रवेश उचित कर दिया गया। उच्च वर्ग भड़का इससे, और जिससे कि उन्होंने उसका विरोध किया। गोरे और काले का भेदभाव भी समाज में व्याप्त हो गया, जिससे कि समाज के सभी वर्ग इसमें शामिल हो गए। बच्चों,
आर्थिक कारण की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका थी जितनी अन्य कारणों की। उसमें था अधिक लगान वसूली, सूखा पड़ने, बाढ़ आने, फसल नष्ट होने की स्थिति में भी अधिक से अधिक लगान वसूलना ही उनका मकसद था। किसी प्रकार सहायता तो दूर की बात, अंग्रेज अफसर किसानों को और जमींदारों को जमीन से ही बेदखल कर देते थे। देश का कच्चा माल जैसे कपास, नील, चाय और अन्य पदार्थ अपने देश से सस्ते दामों में इंग्लैंड भेजा जाने लगा और वहां से मशीनों से तैयार माल महंगे दामों में हमारे देश में आता था, जिससे हमारी मिलें, कारखाने बंद होने लगे, मजदूर बेकार हो गए, जिससे परेशान होकर कारीगर, दस्तकार, मिल मालिकों ने मिलकर एकजुट होकर सभी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अंग्रेज अफसरों को वेतन हमारे देश से दिया जाता था, उनका रहने और अन्य सुविधाओं का खर्चा हम उठाते थे। इससे हमारे खजानों पर भी बहुत बड़ा बोझ आ गया था। इसके बाद आता है एक मनोवैज्ञानिक कारण। उस समय की कई भविष्यवाणियों ने भी इस विद्रोह को हवा दी। 100 साल की थ्योरी, अर्थात 100 साल में पाप का घड़ा भर जाता है। 1757 के प्लासी के युद्ध को 1857 में 100 वर्ष पूरे हो गए थे। अतः अब तो ब्रिटिश शासन का अंत निश्चित ही होगा। ये सब कारण मिलकर हमें बताते हैं कि 1857 का विद्रोह किन किन कारणों से हुआ। बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आप इसके पास दी गई वर्कशीट को अवश्य पूरा करें और अंत में कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर भी दें। मेरा क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की नीति का नाम क्या था? धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।